हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम लोग सेल बायोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स के बारे में बातचीत की थी। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में बात की थी और थर्ड लेक्चर में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि सेल के अंदर की तरफ मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनील्स के बारे में। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के एग्जामिनेशन, सीएसआईआर नेट, आईसीएमआर, डीबीटी, इन सभी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे ये लेक्चर बनाया गया है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज हम मल्टीपल ऑर्गेनील्स को कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत डीप में बात की जा सकती है, लेकिन जो अक्सर लोग बोलते हैं कि बेसिक पता होना चाहिए, तो इन ऑर्गेनील्स का बेसिक क्या है, क्या डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आज की बातचीत शुरू करेंगे। तो आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, यानी कि जो ऑर्गेनील्स हमें डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहला ऑर्गेनील जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी, फिर लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और फिर फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे बढ़ने से पहले एक सेल का डायग्राम देख लेते हैं। इस सेल के डायग्राम में हम जिन जिन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे उसको जल्दी से देख लेते हैं। हम आज बात करने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा आज हम गोल्गी एपरेटस के बारे में भी बात करेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं पेरोक्सिसोम के बारे में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेरोक्सिसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे, लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, और थोड़ी बातचीत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी बारे में करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन होगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। सबसे पहले आज का जो डिस्कशन है वो न्यूक्लियस के बारे में शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस को अक्सर हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे कि आपका अगर लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, उसमें हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो उसी को आप कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस भी एक तरीके से सीपीयू की तरीके से काम करता है आपके सेल के अंदर। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहली चीज़ जो है, ये जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि डीएनए हो गया, जो डीएनए है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है। इसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन, जो मैंने बताया कि आरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की सेल्यूलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर से ही गवर्न होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं इसके बारे में और डेप्थ में आपसे बात करता जाऊँगा। तो ये 3 मेजर फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के। अगर हम और आगे डिस्कस करें कि न्यूक्लियस के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर में आपको एक न्यूक्लियर एनवेलोप नज़र आएगा, जैसे कि इस तरीके से आपको एक न्यूक्लियर एनवेलोप नज़र आएगा, चारों तरफ न्यूक्लियस के कुछ इस तरीके से बना हुआ। ये ठीक है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। ये न्यूक्लियर एनवेलोप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा बीच-बीच में यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, आप इनको पोर्स कह सकते हैं। हालाँकि ये एक्चुअली पोर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है जो गवर्न करता है कि कौन-सी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, कौन-सी चीज़ बाहर जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि हमारा बेसिक डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अब अगर बेसिक लेवल पे बात करें तो आपने जो आरएनए होंगे उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर हम बेसिक आरएनएज़ के बारे में बात करें तो मैसेंजर आरएनए सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र आरएनए सभी लोगों को पता होगा, ठीक है? तो इसके अलावा भी बहुत सारे आरएनएज़ हैं, जैसे एसआई आरएनए है, एमआई आरएनए है, गाइड आरएनए है, इस तरीके से एचएचओ आरएनए है, एसएन आरएनए है, इस तरीके से बहुत सारे आरएनए हैं। लेकिन अगर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए की, आरएनए जिसको हम बोलते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही होती है। इसके अलावा राइबोसोम की असेंबली, अब आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जब मैंने बेसिक
लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात की थी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S और यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम होते हैं, और इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। 70S को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 50S और 30S में, और वहीं यूकैरियोट्स में जो 80S राइबोसोम होते हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 60S और 40S के अंदर। अब राइबोसोम्स की जो असेंबली होती है, जो ज्वाइनिंग होती है, वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही होती है। तो ये भी एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, और ये है क्रोमैटिन। अक्सर स्टूडेंट्स क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए इन सब में कंफ्यूज होते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इनके बारे में बातचीत होती रहेगी। जैसे कि क्रोमैटिन की अगर कोई बात करे तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक नेचर के होते हैं। अब बेसिक नेचर मतलब बेसिक अमाइनो एसिड्स यहाँ पे पाए जाएंगे, जैसे कि आर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, खास तौर पे लाइसिन यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर देते हैं तो वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन भी, यानी कि डीएनए भी आपका न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। सबसे पहली बात जो हमने की थी कि जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस ही होता है, तो क्रोमैटिन भी यहीं पे पाया जाता है। अब एक बात बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछी गई है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस की बात मैं करना चाहता हूँ, न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले ऑर्गेनील की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बातचीत करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है। इंटरकनेक्टेड मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने डायग्राम्स में भी अक्सर देखा होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ऐसे फिर ऐसे, है ना, ऐसे, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, और ख़ास तौर पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली डेवलप कहाँ से होता है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से डेवलप होता है। ये न्यूक्लियर एनवलोप है, तो न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन करके निकलता है। तो इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी आप डायग्राम के थ्रू देख पाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए, एक मैंने डायग्राम अलग अलग भी बनाए थे। न्यूक्लियस के समय मैंने आपको ये डायग्राम नहीं दिखाया, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है जो हमने अभी अभी स्टडी किया है, और ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, और ये आपस में सारे के सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो जैसा कि मैंने ये बताया, न्यूक्लियर एनवेलोप, ये सब तो चीज़ डिस्कस हो गई थी, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बातचीत कर रहे थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ मैंने लिख रखा है, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के ही अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो आप उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रक्चर में रफनेस आ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, अब फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फंक्शंस के अगर बारे में बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो सिक्रीटरी पाथवे के जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और सिक्रीटरी पाथवे के प्रोटीन्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए आपको पता होगा कि प्रोटीन्स को प्रॉपर फंक्शनैलिटी देने के लिए वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने होने चाहिए, तो उसको प्रॉपरली फोल्ड करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। वहाँ पे बहुत सारे जो हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं, जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं कहना चाहता हूँ, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक काम हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस का, और दूसरा काम हो गया प्रोटीन की फोल्डिंग का। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ
कि वैसे तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, हालांकि मैं अभी राइबोसोम्स की बात नहीं करना चाहता, बट क्योंकि हम प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो भी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकते हैं। और अगर ये फ्री राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फोल्डिंग, ये दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियस सी बात है, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते, नो राइबोसोम्स। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिपिड की सिंथेसिस करवाता है। इसको याद करने का क्या तरीका है? अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम में ही लिखा हुआ है स्मूथ, और लिपिड्स क्या होंगे? बहुत स्मूथ होंगे, जैसे बटर हो गया तो वो स्मूथ होता है ना? तो लिपिड की सिंथेसिस कराने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्टीरॉइड की सिंथेसिस, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। समझने की कोशिश करिए, बॉडी में ऐसी बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स हो गया, ऑक्सीजन रेडिकल्स हो गया, है ना, सुपर ऑक्साइड्स वगैरह हो गए, जिनको बॉडी को ख़त्म करना होगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं बॉडी में नुकसान करते रहेंगे। इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। वैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम पेरोक्सिसोम्स का भी होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। एक बढ़िया एग्जांपल देखें तो आपको पता होगा लिवर सेल्स के बारे में। लिवर जो है, लिवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, हेपेटोसाइट्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लिवर हमारा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, आप कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं या जो ऐसे केमिकल्स वगैरह हैं जो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर का होता है। तो लिवर इस चीज़ को कैसे अकम्प्लिश करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं गोल्गी apparatus के बारे में। आगे बढ़ने से पहले गोल्गी का एक डायग्राम जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें गोल्गी नजर आ रहा है, ये है गोल्गी apparatus। देखने में काफ़ी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा लगता है, बट इसका जो साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो प्री डिफाइंड है। एक तो ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया। कहने का मतलब है, एक फॉर्मिंग साइड हो गया और एक सिक्रीटरी साइड हो गया। एक जिसको हम सिस या ट्रांस बोलते हैं, या कनकेव या कन्वेक्स बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं गोल्गी apparatus की तरफ। यस, तो गोल्गी apparatus को अक्सर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस कहने के पीछे रीज़न क्या है? पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो चुकी है। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे? क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे, या किसी ऑर्गेनील के ऊपर जाएंगे, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे? कहाँ जाएंगे, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? ये चीज़ डिसाइड करता है गोल्गी apparatus, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स को पैकेज करना या सॉर्ट करना या ट्रांसफ़र करने में ही नहीं आता, काम नहीं आता। इसके अलावा मॉडिफिकेशंस, कई बार प्रोटीन्स के ऊपर मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन। बहुत बार कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना पड़ता है प्रोटीन्स के ऊपर, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। अब ग्लाइकोसाइलेशन कराने का काम गोल्गी apparatus का है। इसके अलावा प्रोटीन्स को प्रॉपरली पैकेज करना, अगर आप कहीं जाते हैं तो उससे पहले आपको पैकेजिंग करनी पड़ती है या पैकिंग करनी पड़ती है। इसी तरीके से जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो चुकी है, उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो ऑब्वियसली पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये काम भी गोल्गी apparatus का ही है। इसके अलावा सॉर्टिंग, गोल्गी apparatus सॉर्टिंग का भी काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन्स बहुत सारे बन गए हैं, कौन सा प्रोटीन किधर जाएगा, ये काम भी गोल्गी apparatus का ही है। इसके अलावा सिक्रीशन, अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर सिक्रीट होने होते हैं, ये काम भी गोल्गी apparatus ही करवाता है। बहुत सारा इसके पीछे का एक स्टोरी है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी तो हम ऑर्गेनील्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब गोल्गी के दो साइड्स होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस का मतलब क्या हो गया? एक चीज़ ध्यान से समझिए, जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बनाने की कोशिश करें, ये हमारा मान लीजिए कि न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस को मुझे
पोर्स दिखाने चाहिए थे, बट फिलहाल वो मेरा पर्पज़ नहीं है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बनाया कुछ इस तरीके से, यहाँ से और कनेक्टेड हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हुआ। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जो फेस जुड़ा हुआ होता है, सपोज करिए कि इस तरीके का कोई फेस है, इस तरीके का, तो ये जो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना, तो ये जो फेस है ये गोल्गी अपरेटस है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होता है, गोल्गी का वो पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होता है, इसको बोलते हैं सिस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहा होता है इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, या इसको हम कनकेव और कन्वेक्स के नाम से भी जान सकते हैं। सिस वाला जो फेस है इसको रिसीविंग साइड बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए, सिस फेस को ही रिसीविंग फेस बोलते हैं, और ट्रांस फेस को शिपिंग फेस बोलते हैं। इसी तरीके से सिस फेस को कनकेव फेस भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसको कन्वेक्स फेस बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्गी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हुई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी ने प्रोसेस किया और उसको सिक्रीट करवाने में मदद कर दी, ठीक। तो ये कहानी हो गई आपके न्यूक्लियस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और गोल्गी apparatus की। तो ये जो डायरेक्शनैलिटी है, इसके अलग अलग नाम हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद करने में डिफ़िकल्टी है तो जल्दी से इसको एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटीरियल होता है, आरएनए पाया जाता है, आरएनए की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगी, और या तो फ्री राइबोसोम में होगी प्रोटीन की सिंथेसिस, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगी। और अगर रफ एंडो मैसेंजर आरएनए से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की मदद से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स जो होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन डाल करके उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसकी मदद से प्रोटीन गोल्गी अपरेटस में पहुंचा। गोल्गी में उसकी पैकेजिंग हुई, उसका ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ, और उसके बाद सेक्रेटरी वेसिकल्स का इस्तेमाल करके सेल सरफेस पे उसको भेज दिया गया। नॉट ओनली सेल सरफेस, लाइसोसोम में या जहाँ जहाँ भेजना हुआ उसको भेज दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यूज़ किए थे, और गोल्गी अपरेटस के बाद हमने सिक्रीटरी वेसिकल्स यूज़ किए थे। अलग अलग वेसिकल्स हैं अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगले ऑर्गेनील की तरफ बढ़ चलते हैं, जिसमें है हमें डिस्कस करना लाइसोसोम्स। जल्दी से एक बार डायग्राम के थ्रू डिस्कस करने की देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, ये है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और तो और आपका जो गोल्गी अपैरेटस है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है सेल का, यानी कि जब सेल को कुछ डाइजेस्ट करना होता है, किसी चीज़ को कंज्यूम करना होता है, तो लाइसोसोम की उपयोगिता होती है। ऐसा क्यों है कि लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर एसिड हाइड्रोलेज पाए जाते हैं। एसिड हाइड्रोलेज मतलब क्या हो गया? ये एक तरीके के एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं चीज़ों का। जब वाटर प्रेजेंट होगा तो चीज़ें ब्रेक डाउन करते हैं। अब ऑब्वियसली इसको एसिड क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि इनका जब जो पीएच इनको रिक्वायर्ड है अपना काम करने के लिए, वो पीएच एसिडिक पीएच है। 7 से कम पीएच के ऊपर ये काम करते हैं, इसीलिए इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। फंक्शंस के बारे में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। अब चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो गया, चाहे आपका अ, उम, कुछ भी चीज़ हो गई, फैट्स वगैरह हो गए, तो उनको अगर हमें डाइजेस्ट करना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना है, तो अलग-अलग तरीके के एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लिएजेस हो गया, इसके अलावा आपका लाइपेजेस वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं, सारे के सारे हाइड्रोलेजेस ही हैं। ऑटोफेगी करने के भी काम आता है। ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सपोज़ करिए न्यूट्रिशनल स्ट्रेस वगैरह है,
जिसमें सेल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें सेल क्या करता है, अपने जो भी डेड ऑर्गेनील्स वगैरह हैं उनको किल करके और उनको रिसाइकिल करने की कोशिश करता है। और ये अगेन लाइसोसोम के द्वारा ही हो सकता है। लाइसोसोम जो है वो बस्ट ओपन होते हैं किसी भी ऑर्गेनील पे को इनगल्फ करके, और उसके बाद वो ऑर्गेनील जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसकी रिसाइक्लिंग करवाई जाती है। इसको बोलते हैं ऑटोफेगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनील्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। कई बार जब सेल को अपने आप को डिस्ट्रॉय करना होता है या अपनी डेथ करानी होती है, तो वहाँ पर भी लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है। आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, जैसा मैंने कि आपको बताया। अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एंजाइम्स कैन डिस्ट्रॉय द सेल। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पेरोक्सीसोम्स के बारे में। पेरोक्सीसोम्स भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स होते हैं और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। इसके अलावा जो फैट्स वगैरह हैं उनका भी ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। तो जैसे फैटी एसिड्स वगैरह हैं, आपको पता होगा कि एक तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेजर प्रोसेस है, मेजर स्टेप है। लेकिन अगर 16 कार्बन से ज़्यादा का मॉलिक्यूल है, तो जो उसका ऑक्सीडेशन होता है वो पेरोक्सीसोम के अंदर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर 16 कार्बन से ऊपर का फैटी एसिड है तो उसका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा पेरोक्सीसोम के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। दूसरी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब हो गया H2O2। अब होता क्या है, इन वेरियस ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस की वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है सेल के अंदर। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पता ही है बहुत ही डेंजरस होता है। अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो यहाँ पे पेरोक्सीसोम के अंदर होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं कैटालेज। बहुत ही खास एंजाइम है। कैटालेज क्या काम करता है? कैटालेज जो H2O2 बना है ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, उसको H2O2 को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में। अब इन दोनों, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं यहाँ पे, इन दोनों में से ही कोई भी हार्मफुल नहीं है। इसी वजह से पेरोक्सीसोम एक तरीके से हमारी बॉडी को स्ट्रेस से या जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनसे बचाता है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम में क्या अंतर है। लाइसोसोम डाइजेशन करवाता है, पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेशन कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है, बट उसके साथ साथ जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं उनको भी खत्म करता है, जैसे H2O2 हो गया। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग से डील कर दिया, लाइसोसोम वर्सेस पेरोक्सीसोम। लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, पेरोक्सीसोम के अंदर कैटालेज पाया जाता है। लाइसोसोम डाइजेशन करवाता है, पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑटोफेगी लाइसोसोम्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और पेरोक्सीसोम वाटर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करता है। लाइसोसोम एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है और पेरोक्सीसोम डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। ऑब्वियसली जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया या इस तरीके के फ्री रेडिकल्स हो गए, उनको डिक्रीज करना बॉडी में से। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम में से सभी लोगों ने लगभग लगभग माइटोकॉन्ड्रिया को ज़रूर देखा है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों चीज़ों को देखेंगे आगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। आप पूछेंगे एटीपी का जनरेशन किस तरीके से? एक तो क्रेब्स साइकिल के ज़रिए। क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ऑब्वियसली। और जो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जहाँ पे NADH और FADH2 वगैरह को रिड्यूस करके उनसे एनर्जी ली जाती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया जाता है और फिर फाइनली एटीपी का जनरेशन होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो एटीपी का प्रोडक्शन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस आता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन इसके अलावा यूकैरियोट्स में जब आप क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे या जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, वो सारे के सारे स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया और एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन
बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पे परफोरेंस वगैरह पाए जाते हैं, परमिएबिलिटी को डिफाइन करता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे दिखाया गया है इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर है और बीच में आप देख सकते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस भी दिखाया गया है ये। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो इन ऑर्गेनील्स के बारे में रेगुलरली पूछे जाते हैं। चलिए, विच ऑर्गेनील इज द प्राइमरी साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस? ये न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, पता ही है हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस नहीं कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कराता है, ये बात बिल्कुल सही है। गोल्गी एटीपी प्रोडक्शन नहीं करवाता, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंजाइम कैटालेज इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन? मैंने आपको बताया भी था, कैटालेज जो है वो पेरोक्सिसोम्स के अंदर पाया जाता है, H2O2 को कन्वर्ट करता है H2O और O2 के अंदर। विच फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सपोर्ट्स द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? हालांकि मैंने अभी अपने क्लास में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपसे डिस्कस नहीं की है, बट एक ब्रीफ आइडिया आपको देता हूँ। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में ये कहा गया है कि जो ऑर्गेनील्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनील्स का जो नेचर है या जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक है, ये कहा जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें से जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एंडोसिम्बायोटिक माना जाता है। तो देखिए, एक तो दोनों प्रोकैरियोट्स को देखिए या फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को देखिए, दोनों में ही सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है, और बैक्टीरिया वगैरह के पास भी अपना डीएनए होता है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर होता है दोनों के केस में। इसके अलावा राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स हैं खुद के, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हैं, और तो और आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वहाँ पर भी 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो सभी के अंदर 70s राइबोसोम्स हैं। बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ज़रूर देखा जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं देखा जाता। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सर्कुलर डीएनए 70s राइबोसोम, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर जनरली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड बाय ऑब्वियसली गोल्गी एपरेटस। तो जब भी कोई प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होता है, उसको गोल्गी के अंदर भेजा जाता है ताकि वो पैकेज वगैरह हो सके और सिक्रीट किया जा सके। करेक्ट आंसर हो गया गोल्गी एपरेटस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगले के लेक्चर्स में हम और आगे बढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। अगर आपका कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हो कि मैं समझाऊँ, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और ये बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। उस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस के जो कोर्स है वो शुरू होने वाला है 15 जून से। मैं ऑलरेडी उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ इंग्लिश और हिंदी के अंदर, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, कोई और क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 8299134528। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।